7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस की शुरुआत होती है। हालांकि क्राइसिस जो है वहाँ बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन जो फ्रेश वायलेंस है वो स्टार्ट होता है, या जो फ्रेश क्राइसिस है उसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 से बिटवीन हमास एंड इजराइल। उसके बाद हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो जाती है। उसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में क्राइसिस चल रहा है, फिर इजराइल और ईरान के बीच में भी क्राइसिस चल रहा है। तो इसी वजह से ये जो अभी इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में क्राइसिस चल रहा है, इसमें जो सुपर पावर्स हैं और जो फॉरेन पावर्स हैं उनके अपने अपनी बैकिंग है। जैसे यूएसए जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो उसकी बैकिंग ईरान को है। चाइना की भी कहीं ना कहीं ईरान और रशिया ब्लॉक को सपोर्ट है। तो मिडिल ईस्ट में जब भी क्राइसिस होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली ही हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन इजराइल हमास, इजराइल ईरान, इजराइल हिजबुल्लाह, क्या ये जो क्राइसिस चल रहा है इसके वजह से क्या हुआ कि साल 2011 से जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है उस पर बात करना ही बंद हो गया था, दैट इज सीरियन क्राइसिस। लेकिन आज क्या हुआ है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सीरिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है एलेपो, उस पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है साल 2016 के बाद से ऑपोजिशन फोर्सेस के द्वारा। क्योंकि जो एलेपो सिटी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है सीरिया की, उसका जो कंट्रोल है वो जो सीरियन गवर्नमेंट है उसके पास है। और जो सीरियन गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान और रशिया। लेकिन आप सबको पता है कि ईरान के अपने क्राइसिस चल रहे हैं घर पर, ठीक है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। रशिया भी जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में इंगेज्ड है। तो इसी वजह से जो ऑपोजिशन फोर्सेज हैं जिसको बैक टर्की कर रहा है, उसको लगा कि बहुत अच्छा मौका है कि एलेपो पे कंट्रोल कर लिया जाए। क्योंकि एलेपो को पे कंट्रोल अगर करना है तो अगर एलेपो पे कंट्रोल होता है दैट मींस जो नॉर्दर्न सीरिया है उस पर कंट्रोल आ जाता है। तो ये जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, कौन देश किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है, किसके क्या इंटरेस्ट हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो सीरिया में क्राइसिस है जिसकी शुरुआत साल 2011 से हुई थी, आज साल 2024 हो गया है, आज भी जो सीरिया का क्राइसिस है इसका कोई विनर नहीं है। ये क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है, जो सिविलियंस हैं वो डिस्प्लेस होते चले जा रहे हैं। तो ये क्राइसिस की शुरुआत हुई क्यों, कैसे फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की एंट्री हो गई है, और अभी जो है किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है सीरिया में, क्योंकि रशिया और जो ईरान है वो अपने अपने टेंशंस में व्यस्त हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की आपको अपडेट्स इस चैनल पर मिला करती है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को भी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो सीरियन रेबल्स हैं, सीरियन रेबल्स का मतलब ये है कि वो ग्रुप जो सीरिया की जो सरकार है उनके अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है। उन्होंने 8 सालों बाद 2016 के बाद सबसे बड़ा अटैक किया है, क्योंकि साल 2016 से ही जो सिटी है, जो एलेपो सिटी है, जो कि लॉजिस्टिक और इकोनॉमिक हब रही है आपका सीरिया का, प्लस ये एशियन सिटी भी, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये एशियन सिटी भी रही है। तो इस पर जो है कंट्रोल जो बशर अल असद हैं, जो प्रेसिडेंट है सीरिया के, उनका रहा है साल 2016 से, क्योंकि उसको सपोर्ट किया था ईरान और रशिया ने। लेकिन ये कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा स्लिप होता दिख रहा है, एंड जो ऑपोजिशन फोर्सेज हैं जिनको स्पेसिफिकली टर्की सपोर्ट कर रहा है वो अब आगे आते जा रहे हैं। तो रेबल ग्रुप्स लॉन्च अटैक्स ऑन सीरियाज एलेपो सिटी। तो ऐसा कुछ हाल हुआ है अटैक्स के बाद, या इस तरीके से कुछ मंजर रहा है एलेपो सिटी का, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब सीरिया का क्राइसिस शुरू नहीं हुआ था तब एलेपो सिटी कैसी थी। तो ये आपको यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर पिक्चर दिख जाएगी। आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाएंगे, एलेपो सिटी डालेंगे तो इस तरीके से आपको लिख के आ जाएगा कि एशियन सिटी ऑफ एलेपो। तो इस तरीके से बड़ी खूबसूरत सिटी रही है, कल्चरल सिटी रही है, हेरिटेज सिटी रही है एलेपो। लेकिन क्राइसिस की वजह से, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ये सिटी का हाल अब क्या हो गया, इस तरीके से कुछ हो चुका है। ना यहाँ पर कल्चर बचा है, ना यहाँ पर हेरिटेज बचा है, एंड इट्स जस्ट अ डिस्ट्रॉयड सिटी। So it's a very saddening picture to show how the cultural city of Aleppo turned into a battleground, especially for the foreign involvement or the foreign interest. Clear हो गया? तो context ये है कि देखिए इशू क्या चल रहा है कि गाजा और लेबनान में ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, ऑलरेडी जो है वहां पर लड़ाई चल रही है। एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि जो पीस डील है वो साइन हो गई है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। लेकिन अभी फिर से जो है वो शायद वो जो सीज फायर हुआ था वो टूट गया है, क्योंकि इजराइल ने कहा कि जो टर्म्स थे उसको वायलेट किया है हिजबुल्लाह ने, और उसके बाद पहली एयर स्ट्राइक कर दी है। तो वो पीस एग्रीमेंट भी मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं कर पाया कि क्राइसिस को
क्राइसिस को रोक सकें। तो साल 2016 से एक बार भी एलिपो पर अटैक नहीं हुआ था और सीरिया वॉर की शुरुआत हुई साल 2011 में। ठीक है, सीरिया वॉर की शुरुआत हुई साल 2011 में। उसके बाद से जो टर्निंग पॉइंट था इस वॉर में, जो टर्निंग पॉइंट था वो आया साल 2016 में, क्योंकि साल 2016 में जो प्रेसिडेंट हैं असद रेजीम के पास ये एलिपो सिटी आ गई थी। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट किया था ईरान की फोर्सेस, स्पेशली जो हिजबुल्लाह है उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इन सपोर्टिंग असद रेजीम प्लस रशियन फोर्सेस। तो इन दोनों की बैकिंग की वजह से जो साल 2016 से एलिपो सिटी जो है वो असद के कंट्रोल में थी। जो प्रेसिडेंट है बशर उल असद जो है उनके कंट्रोल में थी। लेकिन अब क्योंकि हिजबुल्लाह के भी अपने क्राइसिस चल रहे हैं, रशिया के भी अपने क्राइसिस चल रहे हैं, इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से ये हुआ कि टर्की को लगा कि लेट्स एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन एंड अपनी जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं उसको सपोर्ट करते हैं एंड एलिपो सिटी पर कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि अगर एलिपो सिटी पे कंट्रोल हो रहा है तो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न सीरिया है उस पे भी कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि नॉर्दर्न सीरिया में ये जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं इसमें आपको कुर्द फोर्सेस भी दिख जाएंगे। तो जो टर्की है वो ये नहीं चाहता है कि जो कुर्द फोर्सेस हैं उनका कंट्रोल सीरिया पर, नॉर्दर्न सीरिया पर रहे। वो क्यों रहेगा, वो क्यों नहीं चाहता, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि लेबनान हो गया, रशिया हो गया, वो अपने अपने क्राइसिस में बिजी हैं। इस वजह से एलिपो पर जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट फोर्सेस है उनसे सरकता चला जा रहा है। अब देखिए प्रेजेंट न्यूज तो बता दी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं स्टैटिक, तब आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो साल 2011 अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, अरब स्प्रिंग का मतलब यह था कि मिडिल ईस्ट में एक लहर चली। ठीक है, अरब स्प्रिंग, मिडिल ईस्ट में एक लहर चली और इस लहर का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितनी भी गवर्नमेंट हैं जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में और उसके आसपास के इलाकों में, वहां पर उस डिक्टेटरशिप की रेजिम को हटाना है, डेमोक्रेसी लेके आना है। क्यों? क्योंकि वहां पर गरीबी थी, वहां पर पावर्टी थी, वहां पर बेसिक नेसेसिटीज नहीं थी, वहां पर खाने की समस्या थी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की समस्या थी और लोग परेशान हो चुके थे। लोगों ने कहा कि बहुत हो गया, इस रेजीम के अगेंस्ट जो है अब स्टार्ट करना होगा। तो साल 2010 में शुरुआत होती है तुनीशिया से। तुनीशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है। इसके बाद ये लहर पहुंचती है लिबिया के बाद इजिप्ट के बाद सीरिया, यमन, इस तरह करके इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये डेमोक्रेसी की हवा चलती है। लेकिन हुआ क्या कि सीरिया में जब साल 2011 में शुरुआत हुई इस अरब स्प्रिंग की, तो जैसे जैसे साल बढ़ता चला गया वहां पर हमने देखा कि आईएसएस की भी एंट्री हो गई है, वहां पे हमने देखा कि यूएस की एंट्री भी हो गई, क्योंकि यूएसए जो है वो आईएसएस को काउंटर करना चाहता था। जब यूएसए की एंट्री हुई तो उसका रिपरकशन ये हुआ कि रशिया को भी एंटर करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर यूएसए का कंट्रोल आ जाएगा तो जियोपॉलिटिक्स का जो बैलेंस है वो यूएसए की तरफ और टिल्ट हो जाएगा, जो कि रशिया को नहीं पसंद था। तो रशिया की भी एंट्री हो गई। जब यूएसए को काउंटर करना था आईएसएस को, तो उसने एक फोर्स बनाई, उस फोर्स को सपोर्ट किया कुर्द फोर्सेस को, यूएसए ने सपोर्ट किया कुर्द फोर्सेस को कि जो कुर्द फोर्सेस हैं वो आईएसएस को हार्म करेंगी। तो जो कुर्द फोर्सेस हैं जब उनकी एंट्री हुई तो ये चीज टर्की को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो टर्की है वो इनको टेररिस्ट ग्रुप मानता है। तो इसी वजह से टर्की की भी एंट्री हो गई। ठीक है, ईरान की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर क्या था, बहुत बड़े लेवल पर जो माइग्रेंट्स थे वो निकल के आपका लेबनान जा रहे थे। लेबनान में कौन सा ग्रुप एक्टिव है? हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट करता है? ईरान। तो इस वजह से जो लेबनान है वो चाह रहा था कि भैया सिचुएशन सीरिया में सही हो, और जो सही ना हो ये नहीं चाह रहे थे। मेन ये था कि सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल बना रहे। तो इसी वजह से ईरान की भी एंट्री हो गई। तो इस वजह से, इस हौच-पौच की वजह से क्या हुआ कि जो अरब स्प्रिंग जिसकी शुरुआत हुई थी कि डेमोक्रेसी को सेटअप किया जाए, वो पूरा का पूरा धरा हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया। और बहुत ब्रूटल लेवल पर ये सिविल वॉर चला है। बहुत से ज्यादा, पता नहीं कितने मिलियन से ज्यादा जो आपके सिविलियन, जो आपके सीरियन सिटीजन्स हैं उनको डिस्प्लेस हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर केमिकल अटैक्स भी हुए हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा टाइमलाइन बताऊंगा। तो साल 2011 में क्राइसिस की शुरुआत होती है। ठीक है, सीरियन सिविल वॉर स्टार्ट्स विद द पीसफुल एंटी रेजिम डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए, जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, ठीक है, जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। भाई पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगे तो जो बशर अल असद, जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट पर भैया अटैक करवा दिया। सीरियन फोर्सेस ने बहुत बड़े लेवल पर अटैक किया। तो जब सीरियन फोर्सेस ने बहुत बड़े लेवल पर अटैक किया तो ये जो प्रोटेस्ट है ये धीरे धीरे करके सिविल वॉर की तरफ
चलने लग गया, जहां पर ये जो ऑपोजिशंस हैं उनकी मांग ये थी, या ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं उनकी मांग ये थी कि भैया इस प्रेसिडेंट को हटाना है, और प्रेसिडेंट यानी कि जो बशर है, जो असद हैं, जो बशर अल असद हैं, उनका कंट्रोल यह था कि मुझे अपना रेजिम नहीं छोड़ना है। तो इन दोनों सिविल वॉरों के बीच में डिफरेंट देशों की एंट्री हो गई। जैसे रिजीम को सपोर्ट करता, मैंने आपको बता चुका हूं, ईरान, रशिया। इधर बात करें तो टर्की सपोर्ट करता है, फिर यूएसए भी सपोर्ट करता है। तो इन सब की शुरुआत ऐसे हुई कि भैया पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, और ये जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, इन्होंने क्या किया कि बड़े लेवल पर अटैक करा दिया, ठीक है। और 2013 में क्या हुआ कि 1400 सिविलियंस, ठीक है, 1400 सिविलियंस मारे गए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर केमिकल वेपन्स का अटैक हुआ था। अगर मैं बात करूं, ये डेटा 10 साल यानी कि 2021 का डेटा है, 2021 के डेटा की बात करूं तो 217 बार से ज्यादा केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर सीरिया में जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो वो चल रहा है। तो जब साल 2013 में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया और 1400 से ज्यादा सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस की जब जान चली गई, तब जो है दुनिया की नजर इस पर पड़ने लगी। और आप सबको याद है कि साल 2014 में क्या हुआ था, साल 2014 में ही आईसिस का राइज हुआ था, ठीक है। इस्लामिक स्टेट, दाइश जिसे हम कहते हैं, इस्लामिक स्टेट का राइज हुआ था, और उन्होंने अपना कंट्रोल कहां पे कर लिया था, उन्होंने अपना कंट्रोल इराक पे कर लिया था। अगर आप सबको याद हो, साल 2014 में बहुत बड़े लेवल पर, जून 2014 की बात है, बहुत बड़े लेवल पर मीडिया ने कवर किया था, ग्लोबल मीडिया ने कवर किया था कि कैसे ये जो आईसिस ग्रुप है, इन्होंने, इस्लामिक स्टेट जो है, इन्होंने पूरा इराक पर कंट्रोल कर लिया। बड़े लेवल पर सिविलियंस जो उनकी जानें भी गई थी, इंडियंस को भी रेस्क्यू किया गया था, ऑपरेशंस भी चलाया गया था, सो दैट सेफली इवैक्यूएट किया जाए। तो जब आईसिस ने देखा कि स्थिति जो यमन, सीरिया में गड़बड़ा रही है, तो आईसिस ने सोचा कि इस स्थिति का फायदा उठाया जाए। एंड साल 2014 में क्या हुआ कि ये जो आईसिस है, इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने सो कॉल्ड कैलिफेट डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि जो कैलिफेट है वो जो है वो यहां स्टैब्लिश होगा, कहां पर, सीरिया में। तो जब आईसिस की एंट्री हो गई सीरिया में, ठीक है, तो आईएसएस को काउंटर करने की जिम्मेदारी किसकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। तो साल 2014 में जब आईएसएस की एंट्री हुई और दाइश या इस्लामिक स्टेट ने बोला कि ये कैलिफेट है, तो उसके बाद यूएसए की एंट्री हो गई। यूएसए ने बहुत बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक्स किए, क्योंकि 2014 के बाद आईएसएस के जितने भी इंपॉर्टेंट कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था यूएसए ने एयर स्ट्राइक्स के थ्रू। तो फिर एयर स्ट्राइक्स किया यूएसए ने सीरिया में। जैसे यूएसए की एंट्री हुई, उसके बाद हमने देखा कि 2015 में रशिया ने भी एंट्री कर लिया। रशिया ने भी एंट्री कर लिया, जैसे जैसे यूएस और दाइश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था। तो यूएसए को काउंटर करने के लिए, यूएसए ने आईएसएस को काउंटर करने के लिए कुर्द फोर्सेस को सपोर्ट किया, ठीक है, कुर्द फोर्सेस को सपोर्ट किया। एंड कुर्द फोर्सेस जो है, जब इनका राइज होगा तो ये चीज टर्की को नहीं पसंद आएगी, तो टर्की की एंट्री हो गई, ठीक है, टर्की की एंट्री हो गई। जब केमिकल वेपन्स की शुरुआत हो रही थी, इतने बड़े लेवल पर केमिकल वेपन से अटैक कर रहे थे, क्या लोग वहां पर रहेंगे, वहां लोग नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से जो आपका सीरियन रिफ्यूजीज हैं वो यूरोप में भागना शुरू किए, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भागना शुरू किए, और 1 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज कहां चले गए, लेबनान में चले गए। तो भैया लेबनान तो ऑलरेडी यहां पर क्राइसिस है, बहुत ज्यादा ऐसी डेवलप कंट्री तो है नहीं। तो लेबनान में जब इतने सिटीजन, इतने रेफ्यूजीज आने लगे, तो फिर यह हुआ कि भाई अब जो है हिजबुल्लाह को एंटर करना पड़ेगा और स्थिति को कंट्रोल करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ऐसे हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई। अब जब हिजबुल्लाह की एंट्री हो रही तो ऑटोमेटिकली ईरान की भी एंट्री है, क्योंकि ईरान जो है वो किसको सपोर्ट करता है, वो हिजबुल्लाह को। तो ग्रुपिंग ये हो गई का असद रेजिम है उनको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान, रशिया, फिर जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है टर्की। आईसिस को काउंटर करने के लिए यूएसए की एंट्री हुई, यूएसए ने कुर्द फोर्सेस को सपोर्ट किया, और जो कुर्द फोर्सेस हैं उनको टैकल डाउन करने के लिए टर्की की भी एंट्री हो गई। फिर अपना जो, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर यूएसए एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो फिर सऊदी भी ईरान के अगेंस्ट ही होगा, तो इस तरह सऊदी की भी एंट्री हो गई। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर इस तरीके का जियोपॉलिटिकल गेम चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है सऊदी की भी तो एंट्री होगी। तो इसी वजह से, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो सीरिया है वहां पर अरब स्प्रिंग तो छोड़िए, वहां पे डेमोक्रेसी, सिविल वॉर शुरू हो गया। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी बहुत बड़े लेवल पर चली गई। पता नहीं कितने मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं वो यूरोप में हैं, मिडिल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज में हैं, और आपको बता ही चुका हूं कि 217 टाइम्स से ज्यादा केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। नंबर नहीं है,
ठीक है, नंबर नहीं है ये, वही जो टाइमलाइन मैंने समझाई वही मैंने पिक्चर पे भी डाल दी है। टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप देख लीजिएगा, तो टेलीग्राम पर मेरे जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए जो एलिपो मैं उसका बता चुका हूं कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भैया, ये इकोनॉमिक और लॉजिस्टिकल हब रहा है और इस पे कंट्रोल पाने का मतलब ये है कि नॉर्दर्न सीरिया पर कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी वजह से एलिपो हमेशा से ही वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है। और ये मैंने सबका इंटरेस्ट आपको बता चुका है कि कुर्द का क्या, ईरान का क्या, इराक, सऊदी अरेबिया, इस्लामिक स्टेट, रेफ्यूजीज, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, सारी चीजें जो है जो मैंने समझाई वही सारी चीजें इस फुटेज में बनी हुई है, ताकि आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी रहे जब आपको पीडीएफ में शेयर करूंगा। तो अब देखिए एर्दोगन के एम्बिशन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा टर्की के मैप को देखना होगा। तो ये भैया टर्की है, ठीक है, ये इधर बुल्गारिया है, इधर रशिया है, आर्मेनिया, ईरान और ये सीरिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, जो कुर्द पॉपुलेशन है, जो इंडिजिनियसली टर्की के आपके इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, ये सीरिया है और ये क्लेम करते हैं कि ये इनकी टेरिटरी है। तो ये टर्की को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। इस तरीके से जो रीजन आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको कुछ इराक के रीजन भी ईरान के रीजन भी दिख जाएंगे, कुछ इराक के भी रीजन दिख जाएंगे, कुछ टर्की के भी रीजन दिख जाएंगे। तो इसी वजह से क्या सीन है कि जो कुर्द फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि यूएस के सपोर्ट के बिहाफ पर आईसिस को काउंटर करने के लिए लड़ रही हैं, ठीक है, तो उनका ये सीन है कि इनको ये टेरिटरी क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि हमको टर्की से अलग होना है, क्योंकि टर्की में जो है हम पे काफी अत्याचार हुए हैं। तो इसी वजह से अगर नॉर्दर्न सीरिया, ठीक है, नॉर्दर्न सीरिया पे अगर कुर्द फोर्सेस और रेजिम का कंट्रोल रहेगा तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली थ्रेट कर सकता है किसकी, टर्की की सोवरेनिटी को, जो कि एर्दोगन नहीं चाहेंगे। तो इसी वजह से एर्दोगन ने यह सोचा कि इस वक्त रशिया एंगेज्ड है, व्लादिमीर पुतिन इकोनॉमिक सैंक्शन से लड़ रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन जो है, यूक्रेन की सपोर्ट में पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज है, मिसाइल्स के सपोर्ट आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दे दिया है, भर भर के डॉलर्स दिए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है पुतिन वहां पर एंगेज है। प्लस में अगर हम हिजबुल्ला की बात करें तो हिजबुल्ला इजराइल से लड़ाई कर रहा है, उनका इजराइल से क्राइसिस चल रहा है, ग्राउंड इन्वेजन भी चल रहा है, एयर स्ट्राइक्स भी चल रहा है। तो ऐसे में जो रशिया है और जो ईरान है, ठीक है, ऐसे में जो रशिया और जो ईरान है, या जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, जो पुतिन है और जो ईरान है, जब इनके घर में ही समस्या चल रही है तो क्या ये अपना ध्यान सीरिया पर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो एर्दोगन को ये लगा कि भाई ये बहुत सही मौका है, पुतिन भी अपनी कंडीशन में व्यस्त हैं, अपनी क्राइसिस में, दिक्कत में फंसे हुए हैं, ईरान भी अपनी क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो लेट्स सपोर्ट ऑपोजिशन फोर्सेस और एक ब्रूटल अटैक करते हैं एलिपो सिटी पर। और जैसे एलिपो सिटी पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न सीरिया है, नॉर्दर्न सीरिया पर कंट्रोल हो जाएगा टर्की का। और जैसे ही नॉर्दर्न सीरिया पर टर्किश फोर्सेस का कंट्रोल होगा, ऑटोमेटिकली जो कुर्द फोर्सेस हैं उनको जो है पिन डाउन करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एम्बिशन है, इस वजह से एक तरीके का शो डाउन चल रहा है बिटवीन एर्दोगन एंड आपका व्लादिमीर पुतिन। तो इसी वजह से अब देखिए, ये जो कुर्द फोर्सेस को काउंटर करने के लिए जो टर्की है वो अपने रिलेशंस नेटो कंट्रीज से भी खराब कर चुका है। नेटो कंट्रीज से रिलेशनशिप सिर्फ सीरिया में खराब हुए हैं। देखिए इसीलिए ना नेटो ग्रुपिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके आपस के ही जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में ही उनके डिफरेंसेस चलते हैं। कोई अगर क्राइसिस शुरू हुआ है तो यूएसए अलग धुन पर चल रहा है, टर्की अलग धुन पर चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज अलग धुन पर चल रहे हैं। तो इनके आपस में ही कोऑपरेशन नहीं रहता है, यूनिटी नहीं रहती। इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में बोला था कि जो नेटो है वो खास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा नहीं, क्योंकि यहां पर अपने ही जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ भिड़ रहे हैं। तो ये पूरा सिटी है। और अब देखिए जो पुतिन की जो पोजीशन है सीरिया में, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो अभी अपना ध्यान वो रशिया पर देंगे, सीरिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जो रेजीम है, जो सरकार है जिसको चला रहे हैं आपका बशर असद अल बसर, तो ये इस वक्त बड़ी वीक पोजीशन पे आ चुके हैं, क्योंकि ना उनको हिजबुल्ला से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ना उनको पुतिन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एंड इधर एर्दोगन के एम्बिशंस भी आगे आ चुके हैं, बड़े लेवल पर ऑपोजिशन फोर्सेस को सपोर्ट किया जा रहा है। एंड धीरे धीरे करके एलिपो सिटी जो साल 2016 से रशिया और ईरान की वजह से आपका बशर अल असद के पास थी, हो सकता है कि ये दो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जो कि रजीम को सपोर्ट करते हैं, इनके अपने घर के क्राइसिस की वजह से पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है वो गेम पलट सकता है और उसमें जो है विक्टोरियस निकल सकते हैं एर्दोगन। तो अब ये समय ही बताएगा कि किस तरीके से जो एलिपो है उसको ऑपोजिशन फोर्सेस कंट्रोल करती है, या फिर सरप्राइजिंगली
हो ये भी हो सकता है कि जो रजीम है उनको रशिया और ईरान सपोर्ट करे और जो रजीम है वापस से खदेड़ दे ऑपरेशन फोर्सेस को एंड वापस से एलिपो पे अपना कंट्रोल कर ले। तो ये बड़ा देखने का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से ये जो जियोपॉलिटिक्स का गेम चल रहा है सीरिया में वो कैसे बदलता है समय के साथ या कंडीशन या वॉयलेंस के साथ। लेकिन जो भी हो, जो डैमेज है वो सीरिया के आम लोगों को होता है, सीरिया की पब्लिक को होता है। जो अरब स्प्रिंग मूवमेंट शुरू हुआ था, डेमोक्रेसी वगैरह, वो सब तो खत्म ही हो गया। अभी तो जो रेफ्यूजीज वहाँ रह भी रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है। तो जो जिस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो मूवमेंट धरा का धरा रह गया है और अब सिर्फ सीरिया जो है वो बैटल ग्राउंड बना हुआ है। लोग जो कंट्रीज है वो अपनी इंटरेस्ट चाह रहे हैं, कोई चाह रहा है खुद फोर्सेस का राइज ना हो, कोई चाह रहा है कि जो असद हैं वो प्रेसिडेंट बने रहें, कोई चाह रहा है वो प्रेसिडेंट ना बने। तो वही अपना इंटरेस्ट चल रहा है एंड जो पब्लिक है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बाकी इसके रिलेटेड कुछ भी और चेंजेस होंगे तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आई होप अब आपको पूरा स्टैटिक इंफॉर्मेशन साल 2011 से 2024 तक क्या चल रहा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।